गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग बिहार में आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? तो मौर्य आर्ट यानी मौर्य कला के बारे में देख लिए थे। उसके बाद में आज हम लोग क्या, इससे बाद हम लोग देखे थे पाल कला। पाल कला के बाद में आज देखेंगे हम लोग पटना कलम चित्रकारी, यह पेंटिंग है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। और हम लोग कर क्या रहे हैं? तो हम लोग बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होने वाला है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन आते हैं अभी उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आदि संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं या आर्ट एंड कल्चर से भी सबका अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लोग बिहार स्पेशल में हैं तो बिहार स्पेशल का अध्ययन करेंगे पूरा, और फिर उसके बाद में कुछ पॉलिटी बचा हुआ है वो देखेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम लोग पटना कलम चित्रकारी के बारे में लगभग समस्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे ताकि अगर 38 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको लिखने में सक्षम हो जाए। पर नाम से ही जाहिर है कि कलम तो पटना कलम यानी पटना क्षेत्र में विकसित रहा होगा। सबसे पहले इसके इतिहास की बात होती है। हम लोग जानते हैं कि पेंटिंग मुख्य रूप से जो आज की आधुनिक पेंटिंग है, यह जब हुमायूं भारत से शेरशाह से युद्ध हार गया था तो वह भाग गया था। भाग कर कहाँ गया? तो ईरान गया था। तो वहीं से वह अपने साथ अब्दुल समद जैसे कुछ 2 पेंटरों को ले आया था, लेकिन उसके समय में कुछ खास विकास न हुआ। फिर अकबर के समय में अब्दुल समद, सावन, बसावन आदि चित्रकार थे, लेकिन पेंटिंग या चित्रकारी का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, यह कहा जाता है जहांगीर के काल का। और जहांगीर के काल में ही पेंटिंग या चित्रकारी का जो चरमोत्कर्ष का काल था। लेकिन शाहजहाँ के काल में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन शाहजहाँ का रुझान स्थापत्य कला की ओर था, वह बिल्डर था। और औरंगजेब तो कला प्रेमी था ही नहीं। उसने क्या किया? उसने जो राज दरबार में पहले कलाकारों को प्रश्रय दिया जाता था, उसने राज दरबार को ही भंग कर दिया। कोई नाच गाना, कोई कलाकारी, कोई पेंटिंग, इन सब पर खर्च करना बंद कर दिया। तब क्या हो? तब जो कलाकार थे वह दरबार छोड़ दिए, लेकिन अब उनको रोजी रोटी तो चलानी थी। तो कुछ लोग अन्य क्षेत्रीय राजाओं जैसे राजस्थान, कांगड़ा आदि जगह पर भाग चले गए, वहाँ पर अपना जीवन व्यापन करने लगे। लेकिन पटना में एक दूसरी तरह की कला विकसित हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि पटना में कोई राजसी प्रश्रय तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो चुका था और विदेशी फॉरेनर यानी यूरोपियन कंपनियाँ भी आ चुकी थी। तो अब क्या होगा? यहाँ पर एक स्वतंत्र कला का आगाज हो गया। और वह कला क्या था? बाजार आधारित, यानी जनमानस का ही इसमें चित्र बनाया जाएगा और वो चित्र को लोग क्या करेंगे? जो कलाकार हैं वह बेचेंगे और अपना जीवन चलाएंगे। बस यह जो कला है पटना कलम, यही है, यह बाजारू कला है, बाजार में बिकने वाली कला है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे और इन सब कलाओं में राजा रानी, भगवान या राज दरबार का जो पिक्चर होता था, लेकिन पटना कला में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको मछली बेचती हुई औरत, गधे पर पानी ले जाता हुआ बढ़ई, लुहार, ठठेरा आदि सबके चित्र आपको मिलेंगे। चलिए कुछ अब लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। औरंगजेब द्वारा राज दरबार से कला के विस्थापन तथा मुगलों के पतन के बाद विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय नवाबों के यहाँ आश्रय तलाशना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ कलाकारों ने दिल्ली त्याग कर मुर्शिदाबाद में बसने का निर्णय लिया। मुर्शिदाबाद मतलब यह बंगाल की बात हो रही है। बंगाल में भी क्षेत्रीय राज, स्वतंत्र राज्य हो चुके थे, किंतु दुर्भाग्य ने इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। 1757 में क्या हुआ? पलासी के युद्ध के बाद मीरन द्वारा लगाई कला संबंधी बंदिशों के कारण इन कलाकारों को पुनः एक बार मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब पलासी पर क्या हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया और वह राज भी अब स्वतंत्र न रहा, जिस कारण अब कलाकार क्या हो गया? तो इनका राजसी प्रश्रय खत्म हो गया, तो ये फिर अनाथ हो गए। इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह बिहार राज्य के पटना एवं पूर्णिया आदि शहरों में जा बसे। 18वीं सदी के अंत में इन्हीं कलाकारों ने उस महान कला शैली को जन्म दिया जिसे आज हम लोग पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। यह शैली चित्रकला का एक क्षेत्रीय रूप है जो बिना किसी राजाश्रय के फली फूली। इस कला के संरक्षण और खरीदार तत्कालीन नौधनाढ़ भारतीय एवं ब्रिटिश कला प्रेमी थे। यानी यह जो पेंटिंग या कला था यह बाजार में बिकता था, और बाजार में कौन बिकेगा? जो लोग पसंद करेंगे वही बिकेगा, और जो लोग खरीदेंगे उसी तरह की पेंटिंग बार बार बनाई जाएगी। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। पटना कलम पर एक और मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है, क्योंकि वह
इसका पेरेंट कौन है? तो मुगल कला ही है। तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी प्रभाव था, साथ ही साथ स्थानीय विशिष्टताएं भी इसमें सम्मिलित थी। दूसरा, पटना कलम के चित्र क्या होते? मिनिएचर पेंटिंग, यानी ये लघु चित्रों के श्रेणी में रखे जाते हैं। कागज पर तो बनाए गए ही, कभी कभी हाथी दांत एवं चमड़े पर भी बनाए गए। हाथी दांत पर कैसे बनता है? जिस तरह से आजकल जो नेम प्लेट होता है या जो आईडी कार्ड होता है कहिए, या जो बड़े बड़े लोग जो कहीं किसी संगोष्ठी में देखिएगा तो वो अपना बैच लगाए रहते हैं। उसी तरह जो अंग्रेज अफसर रहते थे वे भी अपना नाम, अपना पिक्चर अपने कोट पर लगवाने के लिए हाथी दांत पर पेंटिंग बनवाया करते थे। शाही दरबार भी दिखाए गए, जो कि यहाँ पर देखिए शाही दरबार भी दिखाया गया है, लेकिन यह कल्पनाशील है, यानी रियल नहीं था। सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्यों और साधारण के जीवन का चित्रण है। इन चित्रों में लोहा पीटता लोहार, लकड़ी काटता बढ़ई, इक्का ले जाता इक्का वाला, मछली ले जाता मल्लाह, डाली ले जाते कहार, सॉरी डाली नहीं डोली, मतलब जो पहले आजकल ना जब शादी ब्याह होता है तो जो शादी में लड़कियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो वो गाड़ी से जाती हैं, लेकिन पहले ऐसा ना था। पहले क्या था, इस तरह का एक डोली रहेगा। जब पद्मावत मूवी देखे हुईएगा तो उसमें तो डोली का बहुत बड़ा चर्चा है। यहीं पर जो जिसका शादी होगा वह यहाँ पर लड़की बैठेगी और इसको यहाँ पर इसी तरह आगे 4 और पीछे 4 व्यक्ति इसको उठाकर ले जाएंगे। डोली ले जाते कहार। दरबार में आमजन, साधु सन्यासी आदि के चित्र बनाएंगे। इस कला शैली में पशु पक्षियों एवं फल फूलों का भी चित्रण किया गया। ऐसे चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं है। कौवा, कोयल, कबूतर, बत्तख, पेड़ पर बंदर, माली के पास बैठा कुत्ता, लोमड़ियों का झुंड आदि सबकी पेंटिंग मिलता है इसमें। फल फूलों में आम, लीची, केला, गेंदा, सूर्यमुखी, चमेली, गुलाब का भी चित्रण मिलता है या किया गया है। मनुष्यों के चित्रों में क्या है खासियत? तो देखिए, नाक क्या है? ऊंची नाक है, भारी एवं मोटी भौवें हैं, पतले चेहरे हैं, गहरी आंखें हैं, आंख धंसी हुई है, और पुरुषों की घनी मूछें दिखाई देती हैं। मूछ भयंकर वीरप्पन वाला मूछ, इस तरह का वाला मूछ है। लड़कियों एवं औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए क्या हुआ, तो ये लोग गहने से उसको लाद दिए हुए हैं, जैसे कि वो गहने की दुकान हो। पटना कलम में चित्रों को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही चित्रों को बनाने एवं रंगने का काम हुआ है। आज भी चित्रकार इस विधि को अपनाते हैं, लेकिन यह विधि बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि पूरा यह नेचुरल होता है और मैनमेड। और जब लिथोस्फियर आ गया, सॉरी लिथोप्रेस यानी कि मशीन प्रेस कही उसको, तब यह कला पतन की ओर बढ़ गया। अनेक रंगों का व्यवहार होता है। अधिकतर गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले, गहरे नीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों में हुआ है। ये रंग केसर, कोयला एवं अनेक वनस्पतियों से तैयार किए जाते थे, यानी कि यह पूर्णतः नेचुरल कलर है, कोई सिंथेटिक कलर का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। पटना कलम कई आधार पर मुगल शैली से भिन्नता रखता है। इन चित्रों में सजीवता और सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो पहले के मुगल कला जो आर्ट था वह राज दरबार के ही पिक्चर, जैसे कि अकबर, महाराजा धीराज अकबर, ये क्या काम कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब राज दरबार का ही चित्रण होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जनमानस का चित्रण किया गया है। इसके अलावा रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीकों में भी इसमें अंतर स्पष्ट है। इसमें वाटर मार्क का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार पटना कलम शैली एक लोक चित्रकला थी जिसमें प्राकृतिक रूपों का विशेष ध्यान रखा गया है। धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि जब पुर्तगाली आए तो अपने साथ प्रेस लेते आए, जब प्रेस आ गया तो एक ही फोटो को कितने भी फोटो में उसको कॉपी कर सकते थे। बाद में क्या हो गया, पिक्चर दोहराव आसान हो गया और जो यह पेंटिंग हाथ से बना हुआ महंगा मिलता था और वह पेंटिंग सस्ता हो गया प्रेस वाला, अतः उसके सामने में यह टिक नहीं पाया और पटना कलम सदा के लिए समाप्त हो गया। किंतु इनके चित्रों की महत्ता आज भी है। साथ ही पटना की गौरवशाली कला परंपरा का यह एक अमूल्य धरोहर है। इस शैली के चित्रों का संग्रह खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है तो पटना एवं पटना म्यूजियम में है। साथ ही इंपीरियल म्यूजियम कहाँ है तो लंदन, वहाँ भी पटना जो आर्ट है इससे संबंधित बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। आगे देखिए पटना कलम, इसका विकास कैसे हुआ तो मुगल काल के
अवसान के क्रम में यानी मुगल काल का पतन होता है तो इसका विकास होता है। क्षेत्र मुख्य रूप से पटना, आरा, पूर्णिया का क्षेत्र। और प्रमुख चित्र क्या है इसमें, तो लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती स्त्री, खेत जोता किसान, गधे पर बैठा हुआ है एक सजाया याफ्ता आदमी कहिए उसको। प्रमुख कलाकार तो सेवक लाल, हुलास लाल और अंतिम कौन थे, तो ईश्वरी प्रसाद। और मौलिकता तो मुगलों की शाही शैली जिसमें ईरानी प्रभाव था एवं मधुबनी शैली से इसमें तुलनात्मक अंतर है। और पटना कलम शैली में पुरुष चित्रकारों के वर्चस्व के कारण इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। जैसे कि अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तो मधुबनी पेंटिंग, तो वह क्या है, मुख्य रूप से महिलाओं की पेंटिंग है, क्योंकि उसमें महिलाएं ही पेंटिंग करते हैं। लेकिन जो पटना कलम है इसमें आपको जितने भी चित्रकार मिलेंगे सब के सब पुरुष ही हैं, अतः इसको पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि पटना कलम शैली या पटना कलम जो चित्रकला की एक शैली है पटना कलम, इसके बारे में सब कुछ जान गए होंगे। तो अगले बार मिलेंगे मधुबनी पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।